Hi everyone. Good morning students. Today I will again come to this same topic which I have taught you in the previous class from Unit 3rd International Trade अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में मैं जो आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था उसी को जो आगे का है उसे मैं आज पढ़ाऊंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जो पढ़ाया गया था पिछले क्लास में उसे आप नोट डाउन कर लिए होंगे किताबों से, फिर उसका पुनः अध्ययन करके नोट्स भी बनाए होंगे और यह जो पीरियड है इस पीरियड में आप अपने समय का भरपूर उपयोग किए होंगे। आपने पिछले क्लास में ट्रेड के डेफिनेशन, ओरिजिन, बेनिफिट्स, विभिन्न आयामों के बारे में अध्ययन किया था। आज के क्लास में आप पैटर्न, इसके डायरेक्शन, इसके कंपोनेंट्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। जो इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन सी शक्तियां, देश इसमें अपने अपने होल्ड करते हैं और इसके क्या और भी जो हैं इसमें, तो उस विभिन्न चीजों के बारे में आप आज अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में आपने विभिन्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा ट्रेड के ओरिजिन के थ्योरीज भी दिए गए थे। जो ट्रेड कोई आज से नहीं, बहुत पीछे से ही ये चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये आपने पढ़ लिया था। और अब इसके पैटर्न में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है और जैसा कि हम जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड हैज गॉन कंसिडरेबली lots of changes over the years since 18th century, and you can say after industrial revolution the emergence of global production on large scale had completely affected the international trade pattern। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा उसको काफी ज्यादा पैटर्न को इफेक्ट किया और इंटरनेशनल ट्रेड को जो प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं जिसका आप अभी अध्ययन करेंगे। तो पहले मैं उन कारकों का अध्ययन करवाना चाहता हूं, द फैक्टर्स विच गवर्न्स द इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो फ्रॉम हेयर ऑन द बोर्ड यू राइट डाउन द फैक्टर्स, वो कारक जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिख भी दिया है, आप नोट डाउन कर लेंगे। पहला क्या है आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर्स एंड संसाधनों की उपलब्धता में अंतर, रिसोर्स जो है अवेलेबिलिटी में जो डिफरेंसेज होते हैं, डिफरेंट नेशंस में जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अनइवनली, वह यहाँ पे आपको बताया जाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है, वह है औद्योगिक विकास की अवस्था में अंतर। क्योंकि आप जानते हैं औद्योगिक विकास की अवस्था सभी जगह एक समान तो है नहीं, उसमें भी अंतर है और इसी के आधार पे आप देखते हैं दुनिया में डेवलप एंड अनडेवलप्ड नेशंस है, विकसित राष्ट्र और अविकसित राष्ट्र में दुनिया बटी हुई है। तो दूसरा पॉइंट आप नोट कर लिया। तीसरा पॉइंट, यू कम ऑन द थर्ड पॉइंट, राइट डाउन, जलवायु में अंतर। आप भूगोल के छात्र हैं, जानते ही हैं पूरे दुनिया विश्व पे जलवायु के कटिबंध अलग अलग हैं और उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड पे भी पड़ता है। कैसे पड़ता है आगे देखेंगे। तो जलवायु में अंतर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी प्रभावित करता है। चौथा फैक्टर है परिवहन सुविधाओं में अंतर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड है उसमें भी डिफरेंस है, सभी जगह एक समान ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं मिलते हैं और उसका भी ट्रांसपोर्टेशन का जो है इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड पे। आप बहुत सारे लोग जो हैं जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग सभी के बारे में अध्ययन करते हैं और वो विकसित राष्ट्र जो जहां पे ये तीनों चीज विकसित होता है वो ट्रेड में काफी आगे है। तो यहाँ पे आप ये अध्ययन करेंगे। पांचवा पॉइंट, ऑल ऑफ यू राइट डाउन दैट मानव संस्कृति
एवं कौशल में अंतर। मानव का जो संस्कृति है, दुनिया में अलग अलग महादेशों में अलग अलग संस्कृति से मानव बिलोंग करते हैं, और उसमें कौशल मतलब कि उसमें जो क्वालिटी है, हुनर है, वो भी अंतर होता है। सभी जगह एक समान नहीं है। तो यह भी आप कारक हैं जो इफेक्ट करता है, फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड। छठा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाउ दिस डेज, वह है राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव। और आज पूरी दुनिया में, विश्व में ये राष्ट्रीय नीतियां हैं वो प्रभावित करती हैं। वो हम देखेंगे आगे के जब इसको हम एलाबोरेट करेंगे। और लास्ट पॉइंट है 7th, वह है व्यापारिक संगठन, समझौते, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बाद प्रतिबंध भी जो लगाए जाते हैं, इसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। ये बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं जिससे कि मैं आगे आपको एलाबोरेशन में इसे बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 7 फैक्टर्स जो हैं वो आप बोर्ड से नोट डाउन कर लेंगे, और ये 1 by 1 मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आप अपने कॉपियों पे से लिखते चलेंगे। ये सातों फैक्टर जो है इंटरनेशनल ट्रेड्स को, डायरेक्शन और पैटर्न्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला फैक्टर जो है उसे मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो पहला फैक्टर क्या है आपका? फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स में क्या है आप जानते हैं, जो हमारे धरती पे प्राकृतिक जो संसाधन है उनका वितरण जो है वह सभी जगह एक समान नहीं है। साथ ही साथ आप देखते हैं जो धरातलीय बनावट भी, कहीं पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो यह भी इफेक्ट करता है ट्रेड के पैटर्न को, ट्रेड के सुगमता को। ठीक है, जैसा कि मैदानों में खासकर क्या होता है, कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, तो पर्वत में पर्वतीय उत्पाद जिसमें कि फल वगैरह वो सब आते हैं, तो इस सब का भी प्रभाव पड़ता है। भौतिक कारक और संसाधन का जो उपलब्धता है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे। और जैसा कि प्राकृतिक संसाधनों या प्राकृतिक बनावट के अंदर ही आता है, आप जानते हैं दुनिया में बड़े बड़े घास के मैदान के बारे में भी, प्रेरीज, स्टेपीज, ये सब क्या हैं? बड़े बड़े फील्ड्स हैं जहां पे कि व्यापारिक कृषियां की जाती हैं, और यहां से दुनिया के विभिन्न देशों में जो कृषि उत्पाद होते हैं वह भेजा जाता है। और वह आप आगे जो कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, जो उसमें कौन कौन सी चीज होते हैं जो आप यहां बाद में पढ़ेंगे, उसमें कृषि उत्पाद का क्या शेयर होता है, किस प्रकार से ये उसमें अपने होल्ड करते हैं परसेंटेज को। तो यहां आप देख रहे हैं जो किस प्रकार से भौतिक कारक, संसाधन की उपलब्धता का अंतर जो है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। तो हम समझते हैं यह जो पॉइंट है इसे आप भली भांति समझ गए होंगे। ठीक है, आप उसे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अब मैं इस दूसरे पॉइंट पे आता हूं, औद्योगिक विकास में अंतर। औद्योगिक विकास के अवस्था में जो अंतर होता है, औद्योगिक विकास के अवस्था में जो अंतर मिलता है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है। हैव एंड हैव नॉट्स, हैव में को हम डेवलप कंट्रीज कहते हैं और हैव नॉट्स को हम अंडर डेवलप कंट्री कहते हैं। और यह जो है मुख्य कारक होता है जो ट्रेड को बढ़ावा देता है। जैसे कि आप के पास कोई सामान होगा तब तो आप किसी को देंगे, उसी प्रकार से डेवलप कंट्री के पास अपने आवश्यकता से ज्यादा उसे सामान उत्पादित करते हैं, इसीलिए वो दूसरे देशों को निर्यात करते हैं। ठीक है, तो यह जो है पॉइंट औद्योगिक विकास अवस्था में अंतर, यह व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। तो
सभी देश जो है आप जानते ही हैं औद्योगिक दृष्टि से एक समान नहीं है। कोई डेवलप है तो कोई डेवलपिंग है। उसके बाद जो है आपको जो शुरुआत में ही बताया गया, औद्योगिक क्रांति के बाद जो डेवलप कंट्रीज है उसमें काफी ज्यादा विकास, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा और इतना प्रोडक्शन होने लगा जो उनकी आवश्यकताएं से काफी ज्यादा, वो वर्ल्ड की आवश्यकताओं को देखते हुए प्रोडक्शन करने लगे और अतः जो है दुनिया के विभिन्न देशों में उनके उत्पादों का ट्रेड होना शुरू हुआ। और यह जो है सिलसिला आप देखेंगे आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक चलता रहा। यह सीधा सीधी उस समय डेवलप और अंडर डेवलप्ड, बाद में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप देखेंगे डेवलपिंग कंट्री का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, तो अब मैं आपके तीसरे पॉइंट पे चलता हूं, जलवायु में अंतर। तो जलवायु में जैसा कि आप जानते ही हैं पूरे पृथ्वी पे भिन्न भिन्न प्रदेश होते हैं, वहां के जो तापक्रम होते हैं, वर्षा होती है, आर्द्रता होती है, वह वहां के वन उत्पाद और कृषि के उत्पाद को प्रभावित करता है। ठीक है, जलवायु में अंतर क्या करता है, वहां के वन के उत्पादों और कृषि के उत्पादों को प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख भी दिया है, टेम्परेट रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। वहां के उत्पादों को जलवायु के प्रभाव के कारण ही वहां पे भिन्न भिन्न हर एक जो रीजन है अपने उत्पादों के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इक्वेटोरियल रीजन में क्या होता है, तो आप लार्ज स्केल वहां पे जो है रबर का प्रोडक्शन देखते हैं, रबर पलाटा का प्रोडक्शन देखते हैं, सुपारी का प्रोडक्शन देखते हैं, नारियल के पौधे होते हैं। तो आपको जस्ट इसके विपरीत आप जब शीतोष्ण वन में जाएंगे तो वहां पे मुलायम लकड़ी, सॉफ्ट लकड़ी, कॉर्क, जैतून, जो जैतून ऑलिव ऑयल बोलते हैं हम लोग, यूज करते हैं खाने में भी और अन्य कामों में भी। ये कहां से आते हैं, तो शीतोष्ण वनों से, टेम्परेट फॉरेस्ट से आते हैं। इसी प्रकार जो है आपको शीतोष्ण प्रदेश जो है वह गेहूं, जौ, चुकंदर आदि के प्रोडक्शन में भी काफी ज्यादा आगे हैं और वह इतना प्रोडक्शन वहां से होता है शीतोष्ण क्षेत्र से, जो दुनिया के अन्य देशों, जो खासकर अंडर डेवलप्ड नेशन हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, वहां पे उनका ट्रेड किया जाता है, वहां से उत्पादित अनाजों का। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे जो ट्रॉपिकल रीजन हमारा है, जहां जिसमें कि हम भारत देश भी बिलोंग करता है ट्रॉपिकल रीजन में, वहां पे कपास, चाय की खेती, चावल, गन्ना, शुगर केन, जूट का उत्पादन, ये बहुतायत के रूप में होता है, लार्ज स्केल होता है। वैसे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है वो उत्पाद तो करते हैं, लेकिन मोस्टली जो दुनिया के जो पॉपुलस रीजन है उसमें भी ट्रॉपिकल कंट्रीज आते हैं। तो इसीलिए जो भी उनके उत्पाद हैं वो मोस्टली वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुरूप ही फुलफिल कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो जलवायु का भी प्रभाव जो है इंटरनेशनल ट्रेड पे किन माध्यमों से होता है, कैसे होता है, उसे आप जान गए और उसे आप लिख डालेंगे। तो 3 जोन के कारण 3 प्रकार के प्रोडक्शन में अंतर पाए जाते हैं और यह वर्ल्ड के ट्रेड को भी प्रभावित करता है। चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं, वह है परिवहन सुविधाओं में अंतर। यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज के डेट में इफेक्ट करता है किसको, तो इंटरनेशनल ट्रेड को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादों को जल्द से जल्द पहुंचाना यह एक चुनौती होता है। ठीक है, और उत्पादों का जल्द से जल्द पहुंचाना उस पर भी प्रभाव डालता है डेवलप और डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि डेवलप कंट्री का जो परिवहन सुविधाएं हैं
वो काफी उन्नत है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं सामग्रियां, उत्पादें, जो इमीडिएटली कम पीरियड्स में उसे पहुंचाना होता है। तो वहां पे परिवहन साधनों का उन्नत होना बहुत मायने रखता है। और इसीलिए डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, परिवहन सुविधाओं में अंतर के कारण भी इंटरनेशनल ट्रेड को हम प्रभावित होते हुए देखते हैं। और ट्रेड में सस्ते परिवहन भी होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि यदि महंगा परिवहन होगा तो वो यदि ट्रेड करते हैं और वह लोकल ही उससे सस्ते में उपलब्ध हो जाते हैं तो फिर ट्रेड वहां पे अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए सस्ते परिवहन पे भी जोर दिया जाता है। और जैसा कि हम यहाँ पे एक ऐड करना चाहेंगे, जितने डेवलप कंट्री हैं सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है जल मार्गों को। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, जल मार्गों को सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। और डेवलप कंट्री जो है जल मार्गों में काफी ज्यादा विकसित है, और वह चूंकि सस्ता माध्यम है इसीलिए वहां से जो प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने में सहूलियत होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करने में। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो है मानव संस्कृति एवं कौशल में अंतर। ठीक है, ह्यूमन कल्चर और स्किल। तो आप जानते ही हैं संस्कृति के अनुसार, टेस्ट के अनुसार योग्यता, कला, इस सभी का जो है इम्पैक्ट पड़ता है उत्पादित पदार्थों पर, क्योंकि हम जानते हैं पदार्थों की गुणवत्ता और डिजाइनिंग जो होगी उस पे संस्कृति स्किल का भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसा कि आप जानते ही हैं अभी दुनिया में खासकर चाइनीज प्रोडक्ट्स का होड़ लगा हुआ है। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा के देख लें, चाइनीज प्रोडक्ट्स हम आसानी से पहचान जाते हैं। क्यों? तो ऐसा जरूर उस पर लगता है कि वहां की संस्कृति और स्किल का उस पर इम्पैक्ट है, और वह उत्पाद कुछ अलग ढंग का होता है। और आप संस्कृति की और स्किल की बात होती है तो हमारे भारत का कश्मीरी शॉल आप जानते ही हैं, पश्मीना कश्मीरी शॉल पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसी प्रकार दुनिया के विभिन्न देशों का कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल डेवलप्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो जाने जाते हैं। इसीलिए मानव संस्कृति पे एवं कौशल का भी इंटरनेशनल ट्रेड पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह राष्ट्रीय नीतियों का प्रभाव। हर एक देश जो ट्रेड करता है, और ट्रेड में जो दो मुख्य क्रियाएं होती हैं, आयात और निर्यात, तो उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि हम ज्यादा आयात ही कर लेंगे तो मेरे पास जितना रिजर्व, फॉरेन रिजर्व होगा, फॉरेन पैसे होंगे जो मानक होते हैं विनिमय का, उतना ही कर पा सकते हैं। तो आप देश के पास निर्यात करने के लिए भी सामग्री चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय नीति वो हमेशा जो उसमें बदलाव होते रहते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। वस्तुओं के विनिमय पे लगाई जाने वाली जो टैरिफ्स होते हैं, शुल्क होते हैं, टैक्सेज होते हैं, वह कैसे सीमित किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए, ये राष्ट्रीय नीतियों के अंतर्गत ही डिसाइड किया जाता है। और जैसा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड का मैंने बात किया, भुगतान संतुलन वह कभी कभी आप देखते होंगे जो उसमें काफी ज्यादा प्रतिकूल रहने पे कितनी बार देशों में आर्थिक मंदी, जैसे अभी हम लोग बात हो रही है दुनिया में अभी जो दौर चल रहा है आर्थिक संकट का, आर्थिक जो मंदी का अभी समय चल रहा है, ये आर्थिक मंदी है क्या? आर्थिक मंदी बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो प्रतिकूल प्रभाव होता है
वही आर्थिक मंदी के रूप में देखने को मिलता है। और यह हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी दुनिया में यह महसूस किया जाता है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आर्थिक मंदी हावी हो जाता है। इसीलिए सरकार जो है कि नीतियां, राष्ट्रीय नीतियां इसको प्रभावित करती हैं। लास्ट फैक्टर में चलता हूं, वह है व्यापारिक संगठन, समझौते, शर्तें, ठीक है, एग्रीमेंट्स, कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस। तो इसके बारे में व्यापारिक संगठन जो होते हैं, वस्तुओं के आदान प्रदान की जो मात्रा होती है, विनिमय दरें होते हैं, रेट्स, एक्सचेंज रेट्स, मूल्य, भुगतान की शर्तें, ये सब डिसाइड करती हैं। आप यहां नोट कर लेंगे, डिसाइड करता है ये विनिमय दरें, एक्सचेंज रेट्स, भुगतान की शर्तें, आप कैसे भुगतान करेंगे। वैसे तो अब सब कुछ जो भुगतान होता है वो डॉलर्स के इसमें होता है। जैसे आप हमेशा देखते हैं कि आज रुपया का अवमूल्यन हो गया, रुपया का डॉलर के अनुपात में ये रेट है। तो भुगतान की शर्तें और मात्रा, क्वांटिटी, ये सारे व्यापारिक संगठन जो हैं, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, वो फिक्स करते हैं, वो डिसाइड करते हैं जो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा और क्या क्या शर्तें होंगी। तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिए होंगे और इसे आप एलैबोरेट कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपके इसी चीज को आगे ले चलता हूं, जो ये व्यापारिक संगठन आपने देखा, जो व्यापारिक संगठन आपने देखा, ये व्यापारिक संगठन जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, दुनिया में आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एरा के बाद देयर इज ए शिफ्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस टू डायरेक्ट फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जो दुनिया के उपनिवेश कंट्री जो थे, जब इंडिपेंडेंट होने लगे, तो जो है काफी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में शिफ्ट देखा गया। और वह शिफ्ट जो है, डायरेक्ट ट्रेड जो पहले होता था, वह व्यापारिक संगठनों के अंतर्गत ट्रेड होने लगे। और व्यापारिक संगठन उस समय काफी ज्यादा फॉर्म होने लगे, जो दुनिया के ट्रेड को इफेक्ट करने लगे। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो है वह गैट जो देख रहे हैं 1948 48 में गैट का आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1948 में यह व्यापारिक संगठन बनाया गया, ठीक है। भारत देश भी 1947 में आजाद हो गया था और भारत भी इस गैट का जो है संस्थापक सदस्य था। भारत भी आजादी के बाद ही 48 में इसका फॉर्मेशन हुआ और भारत इज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस गैट। ओके, तो यह जो गैट है, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यह जो व्यापारिक संगठन था, यह इनका काम था सीमा शुल्क एवं व्यापार के लिए समान समझौते देशों के बीच में निर्धारित करना, ठीक है। सीमा शुल्क और व्यापार जो दो देश के बीच में होंगे, उनके बीच में जो समान समझौते होंगे उसे निर्धारित करना इस गैट का काम था। उसके बाद आप तुरंत देखते हैं 1964 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो यूनटैड का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का फॉर्मेशन हुआ 1964 में। यूएन का इसमें मॉनिटरिंग स्टार्ट हुआ, पूरे दुनिया के देशों पे किस प्रकार से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल किया जाए
और यह जो है नॉट ओनली ट्रेड, इट ओनली ऑन द इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट इश्यूज, ये सारी बातों का इसमें ध्यान दिया जाने लगा। और भारत जैसे इसका भी संस्थापक सदस्य था और आज लगभग 200 इसके मेंबर्स हैं और जेनेवा में इसकी कार्यालय है। ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे इसी गैट जो फाउंडर एक तरह से कह सकते हैं व्यापारिक संगठन जो स्टार्ट हुआ, जो नींव पड़ी थी 1948 में, उसके 8वें सम्मेलन जो उरुग्वे में स्टार्ट हुआ, उरुग्वे में जो शुरुआत हुई वो लंबा चला 1986 से 1994 तक। और इसके अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश हुआ 1995 में। 1995 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ। उस गैट के 8वें सम्मेलन के लगातार जो लंबा सिलसिला चला उसके अंतर्गत अब जो है यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को नियंत्रित और उसको विकसित करने का प्रयास करती है। इसके अलावे भी जो है बहुत सारे देश आपसी संगठन बना के देशों का वो व्यापार करते हैं, लेकिन वो भी मॉनिटर होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ बताया गया है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यह जो है इसका स्थापना 25 मार्च 1957 में किया गया और यह जर्मनी में इसका जो है मुख्यालय स्थापित हुआ। और वेस्ट यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन जितने मुख्य देश थे इसके मेंबर्स हुए और बाद में यह EEC ही 1974 में यूरोपियन यूनियन के नाम से कन्वर्ट हुआ। जैसे कि आप जानते ही हैं यूरोपियन यूनियन वह अब जो है एज ए ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन ब्लॉक के रूप में व्यापार दुनिया से कर रहा है। और आज दुनिया में लगभग 50% जो ट्रेड हो रहे हैं वो उसमें यूरोपियन यूनियन का, EEC का भागीदारी होता है, कंट्रोल होता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है दूसरा आप देख रहे हैं एशियन, देख रहे हैं एशियन, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया गया। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वह थाईलैंड में हुआ। इसकी स्थापना थाईलैंड जो है वो मुख्यालय बना और इसमें मुख्य कंट्री जो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, ये सारे इसके मेंबर्स हुए। उसके बाद आप देखते हैं ओपेक जो है सितंबर 1960 में जो तेल के जो खदानें थी उसको कंट्रोल करने के लिए स्थापित किया गया और बगदाद में इसका सेंटर बना। इसमें भी 13 सदस्य हैं, एक सदस्य इससे निकल चुका है, वो इंडोनेशिया था। उसके बाद जो है लाफ्टा, यह भी आप देख रहे हैं लैटिन अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, 1960 में ये बना। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इसके सदस्य थे। और नाफ्टा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाफ्टा नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यह जनवरी 1994 में बना। पहले भी था लेकिन इसे न्यू फॉर्मेशन में लाया गया और इसमें USA, कनाडा और मैक्सिको का फॉर्मेशन हुआ। और इसमें एक सार्क भी आप देख रहे हैं जो भारत इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और साउथ एशियाटिक एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन वो 85 में फॉर्म किया। तो इस प्रकार से ये जो रीजनल जो व्यापारिक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस बने, ये आज व्यापार को काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। दुनिया के जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हैं इनका ज्यादा अब प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको एक पॉइंट जरूर आप नोट कर लेंगे, ये नाफ्टा जो है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक्स इन द वर्ल्ड बाय ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार यह दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेड, इट्स अबाउट, यह जो है 25 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू 2018 यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का
ट्रेड करता है। तो यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाफ्टा। वैसे आप जो है यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे इसको भी, कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड। ट्रेड जो है उसके पैटर्न में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ है। ट्रेड जो है उसके कॉन्फ़िगरेशन में भी काफी ज्यादा, पहले क्या था, सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता था। जब 1950s के आसपास इसकी सेल्स काफी ज्यादा था, लेकिन इसके कंपोजिशन में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। क्योंकि आप देख ही रहे हैं एग्रीकल्चर रॉ प्रोडक्ट्स जो पहले 78% था, अप टू 1965 तक यह जो इसका शेयर था वह 78% था। वह आज के डेट में काफी घट के 1906 में 2% पे रह गया। इंटरनेशनल ट्रेड में यह जो कंपोजिशन है, वेरी इंपॉर्टेंट दीज थिंग्स। तो उसके बाद आप देखें फूड प्रोडक्ट्स। पहले फूड प्रोडक्ट्स जो 18% मर्केंडाइज ट्रेड में शेयर रखता था, वो डिक्रीज, वो भी घट गया। कितना पे आ गया? 6.7 इन 2006, और यह अब और भी घट गया होगा। उसके बाद जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, यह जो है बढ़ा है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स क्या है? यह बढ़ा है। आप देखेंगे 49.8% जो था वो एक्सपोर्ट होता था। वह देख रहे हैं आप कब? 1965 में। और यह अब बढ़ ही गया है, वो राउंड अबाउट 76% जो है वो पहुंच गया है। उसके बाद आप फ्यूल, जो ईंधन है जिसमें कि खनिज तेल आते हैं, जो दुनिया, ये ओपेक जो है, जो पूरे दुनिया में 80% ऑफ क्रूड ऑयल की रिजर्व्स को होल्ड करता है और 40% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है यह करता है ओपेक। ये फ्यूल जो है, जो 1965 में इसका कंपोजिशन वर्ल्ड मर्केंटाइल ट्रेड में ओनली 9.6 था, वो अब आप देख सकते हैं यह जो है बढ़ के अब कितना हो गया? राउंड अबाउट 15%। तो इस प्रकार से जो है, हाँ, रॉ मटेरियल्स, इस रॉ मटेरियल्स में जो खनिज पदार्थ होते हैं, ओर्स, मिनरल ओर्स, मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज, इसमें आते हैं रॉ मटेरियल्स में। ये आप देख रहे हैं पहले जो एक्सपोर्ट था यह 12% होता था, वह क्या है अब घट के 5.5% पे आ चुका है। मतलब कि दुनिया में किन चीजों की जो है डिमांड्स घटे हैं, तो आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर रॉ प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स, ये सब डिक्रीज दिखा रहे हैं। और ये फ्यूल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो इन दो चीजों का जो है वो मर्केंडाइज ट्रेड में हम देख रहे हैं कि वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये डाटा है, जिसे कि आप नोट डाउन कर लेंगे और अपने शब्दों में इसे आप एलैबोरेट करेंगे। कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड मर्केंटाइल ट्रेड। इसके अलावा जो एक अब आप यहां देख रहे हैं सर्विस ट्रेड, सर्विस सेक्टर्स में ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ा है। सर्विस सेक्टर्स में दुनिया के जो स्थिति है वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है। पहले जो यूएसए या जापान, यूरोपियन कंट्री जो आगे थे, उसमें अब काफी ज्यादा पैटर्न में भी चेंज हुआ है। और अब जो है आप यूएसए के जगह पे चाइना नंबर 1 पे आ गया है सर्विस सेक्टर में। चाइना, जापान, इंडिया, ये सब अब जो कंट्री हैं वो काफी ज्यादा राइज किए हैं। मर्केंडाइज ट्रेड्स में भी इंडिया का भी पोजीशन काफी ज्यादा राइज हुआ है, 8वीं पोजीशन पे आ गया है। चाइना जो है वह जो है नंबर 1st पोजीशन पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप जो ट्रेड पैटर्न्स है उसमें आप देख रहे हैं जो किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। डायरेक्शन जो है वैसे अभी भी आप देखेंगे, जो इस पे आप नोट डाउन कर लेंगे, डायरेक्शन ऑफ जो कमर्शियल सर्विसेज है उसमें यूरोप अभी भी 50% होल्ड करता है, यूएसए जो है 16% होल्ड करता है, 16% होल्ड करता है। उसके बाद जो एशिया है वो राउंड अबाउट 23% जो है वो शेयर होल्ड करता है कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट में। उसके बाद साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका जो है वो भी राउंड अबाउट 3% होल्ड करता है, अफ्रीका ओनली 2%। उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट कंट्री वह भी 2.4%, CIS जो है ये कंट्री राउंड अबाउट 2%। तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ
वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट, इसमें ये जो है शेयर्स हैं। तो हम समझते हैं कि आपको बहुत सारा जो है डाटाज दे दिया गया है, एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। अब हम आशा करते हैं कि आप इन डाटाज को वेल फॉर्मेट में आप बना लेंगे और इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। और मैं समझता हूं कि कोई आपको जो क्वेश्चंस और क्वेरी होंगे तो वो आप जब हम क्लास में मिलेंगे तो आप फिर बताएंगे। और ये जो है इसमें विभिन्न बातों का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में अलग अलग से नहीं दिया गया है। मैंने उसके ब्रीफली ही आपको ये बताया है इसके माध्यम से जो किस प्रकार से जो है कंपोजिशन ऑफ वर्ल्ड मर्केंटाइल ट्रेड जो है उसमें चेंजेज आए हैं। और दुनिया वैसे इसमें कि आप कंट्री वाइज भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाइना जो है आज वर्ल्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दुनिया में काफी ज्यादा उन्नत किया है और आज जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो काम हो रहा है वो ट्रिलियंस में पहुंच गया है। तो इन सारी बातों को आप जो है उसे बताएंगे। तो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेड में आप इसे भली भांति जान लिए और यही इतना आपका बनाना है इसको, ठीक है। तो बच्चों, तो आप इसे अच्छे से नोट्स बना लेंगे और फिर जब क्लास ओपन होगा तो आप नोट्स बना के लाएंगे। कोई डाउट्स और क्वेरीज होगा तो वो भी आप पूछेंगे, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।